नमस्कार, मैं हूं रवीश और आप देख रहे हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा शो जो आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके राज्य के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली। तो आज के शो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। सबसे पहले निर्णय के लिए मैंने अभी जो इस पूरे कोर्ट को माननीय उच्चतम न्यायालय में देख रही थी एडवोकेट चारू खन्ना जी, उनसे मैंने बात की है और केंद्रीय न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी से भी बात की है। हम सभी से बात करके उस पर आगे। तो वहीं दूसरी तरफ निर्भया केस से भी भीषण दरिंदगी का शिकार हुई पहाड़ की बेटी किरण नेगी को इंसाफ नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में देख रही वकील चारू खन्ना और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से बात की गई। किरण हमारे प्रदेश की देश की बेटी हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि 9 फरवरी 2012 को दिल्ली के छावला इलाके में रहने वाली पौड़ी गढ़वाल की किरण नेगी दफ्तर से घर लौट रही थी। इसी दौरान 3 आरोपी राहुल, रवि और विनोद ने लड़की को अगवा कर लिया और उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही पीड़िता को निर्भया से भी बदतर यातनाएं दी। 2012 में लोअर कोर्ट ने आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी थी, जिसे 2014 में हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था, लेकिन तीनों आरोपी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। तभी से केस लंबित था। जस्टिस यू ललित और एस रविंद्र भट्ट और बेला एम त्रिवेदी ने इस मामले पर 6 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया। जो निर्णय आया है उस निर्णय के लिए मैंने अभी जो इस पूरे कोर्ट को माननीय उच्चतम न्यायालय में देख रही थी एडवोकेट चारू खन्ना जी, उनसे मैंने बात की है और केंद्रीय न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी से भी बात की है। हम सभी से बात करके उस पर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। किरण हमारे पूरे प्रदेश की बिटिया है, देश की बिटिया है। उसके लिए जो भी जरूरी होगा हम उस दिशा में काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। जो निर्णय आया है उस निर्णय के लिए मैंने अभी जो इस पूरे कोर्ट को माननीय उच्चतम न्यायालय में देख रही थी एडवोकेट चारू खन्ना जी, उनसे मैंने बात की है और केंद्रीय न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी से भी बात की है। हम सभी से बात करके उस पर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। किरण हमारे पूरे प्रदेश की बिटिया है, देश की बिटिया है। उसके लिए जो भी जरूरी होगा हम उस दिशा में काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। जो निर्णय आया है उस निर्णय। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चुनावी दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां प्रदेश में रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं। इस कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिमला में कहा कि हमने अपने राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। राजस्थान के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन मिलनी भी शुरू हो गई है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी के नेता झूठ फैला रहे हैं कि राजस्थान ओपीएस लागू नहीं कर पाया। अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी ओपीएस लागू करने के लिए बोला था और कहा कि हिमाचल से अफसरों की टीम राजस्थान भेजकर ये जान सकते हैं कि ओपीएस को कैसे लागू किया जाए, लेकिन इस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनते ही इसे यहां लागू किया जाएगा। अशोक गहलोत ने कहा कि हिमाचल समेत असम और केरल सरकार ने भी ओपीएस बहाल करने से बचने के लिए कमेटी का गठन किया है। ये केवल कर्मचारियों के रोष से बचने के लिए किया गया है। अगर इन राज्य में सरकारों की नीति और नीयत साफ होती तो ओपीएस को सीधे लागू कर देते। राजस्थान के सीएम ने कहा कि ओपीएस लागू करने से राजस्थान के कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। इसे लागू होते ही लाखों कर्मचारी आभार जताने के लिए उनसे मिलने आए। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार की अलग अलग योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाया और हिमाचल में भी लागू करने का भरोसा दिया। ये जो हो रही है, आपको मालूम है कि चुनाव चल रहे हैं और उसके बीच के अंदर जो इश्यू बने हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसको लेकर मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। जिस रूप में धज्जियाँ उड़ रही है संविधान की और लोकतंत्र खुद खतरे के अंदर है और राहुल गांधी
की जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा का मार्ग तो है निश्चित, परंतु संदेश पूरे मुल्क के अंदर है कि वो क्या करना चाहते हैं। एक महंगाई कमर तोड़ दी सबकी, देशवासियों की, बेरोजगारी, जो युवाओं के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। फिर आप देखते हैं कि जो हरकतें होती कई तरह की, वो भी उसका कारण है कि फ्रस्ट्रेशन की हद होती है। 2 करोड़ के वादे तो धरे रहे उनके। और तीसरा डेमोक्रेसी है देश के अंदर। और मैंने कहा एक बार प्रधानमंत्री आए थे अभी 5 साल पहले राजस्थान में, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप दुनिया के मुल्कों में जाते हो तो आपका मान सम्मान होता है, इसलिए होता है एक तो आप गांधी के देश से आए हैं और एक आप 70 साल के बाद भी इस देश में डेमोक्रेसी काम रखी है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए, पर मुल्क एक रहा, अखंड रहा। चुनाव हार गए इंदिरा जी, सत्ता सौंपी मोरारजी भाई देसाई को। वाजपेयी जी चुनाव हार गए, सत्ता सौंपी सोनिया गांधी जी को, उन्होंने दे दिया मनमोहन सिंह जी को। तो ये जो परंपरा 70-75 साल में काम रखी, पाकिस्तान की तरह 2 बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ, ये तमाम बातें दुनिया के मुल्कों के जहन के अंदर है, इसलिए आपका सम्मान होता है। अब आप देखिए जो हालात है वो बहुत ही गंभीर है। असहमत करे कोई पत्रकार साहित्यकार लेकर आप देश छोड़िए, जेल जाओ, ये कहाँ का न्याय है देश के अंदर। जुडिशरी दबाव में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, सब विपक्षी पार्टियों के पड़ते हैं। और चुनाव के पहले रेखी होती है कौन कौन इमदाद करेंगे कांग्रेस की, कौन कौन चंदा दे सकते हैं कांग्रेस को। पहले लिस्ट बनती है, फिर छापे पड़ते हैं। एक वो मॉडल नया देश में शुरू हो गया है नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, वो है मॉडल सरकार को टॉपल कैसे करो, नया मॉडल है। जैसे महाराष्ट्र में 50 विधायक हो गया, पहले ईडी सीबीआई ज़्यादा धमकाना, फिर उनके परिवार वालों को तंग करना और फिर सरकार को टॉपल करना। कर्नाटक में ही हुआ था, मध्य प्रदेश में ही हुआ था, और रास्ते में होते होते बच गए। 30-35 करोड़ रुपए दिए जाए, आप कल्पना कीजिए क्या होगा देश के अंदर, कुछ हो सकता है क्या? हिमाचल प्रदेश में आने वाले 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में डेरा जमा लिया है और रैलियां और जनसभाएं कर जनता अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पालमपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। अब दुश्मन भारत को टेढ़ी नजर से नहीं देख सकता। आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता भी है तो भारत का बहादुर जवान सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए उसका काम तमाम कर देगा। ये मौजूदा भारत की ताकत है। वैश्विक मंच पर आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान भारत के बिना निकल सके। जब भी दुनिया पर कोई संकट आता है, दुनिया भारत की तरफ देखती है। सीएम ने आगे कहा कि आज हिमाचल में रेल कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। आज हिमाचल विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। पर्यटन का विकास हो रहा है। आज इस पहाड़ी राज्य में हर घर जल की सुविधा है। यह सिर्फ बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, यहाँ के वीर योद्धाओं ने, रणबांकुरों ने भारत की सीमा की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लड़ा गया कारगिल युद्ध हो या फिर उससे पहले अलग अलग युद्धों में अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा इस धरती के योद्धाओं ने सदैव दुश्मनों को मनवाया है। और हिमाचल प्रदेश, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, तो भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां देवी मंदिर और देवी देवताओं की भूमि होने के कारण देवभूमि है, दूसरी तरफ यहां से निकला हुआ जवान अपनी फौलादी बाहों के माध्यम से भारत की सुरक्षा को एक नई ऊंचाइयां भी प्रदान करता है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत की सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। अब दुश्मन भारत के अंदर भारत को टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। भारत के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को प्रेरित और
प्रोत्साहित नहीं कर सकता, और अगर करेगा भारत की धरती की बात तो दूर, अगर उसने भारत के बाहर भी कहीं भी उसने अगर इस प्रकार का तो साहस किया, उसे मालूम है कि भारत का बहादुर जवान एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से इसका काम तमाम करने की क्षमता भी रखता है। ये नए भारत की ताकत है। उस नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी किया है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब पूरी दुनिया पस्त थी, असमंजस की स्थिति में थी, किन कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में थी, लगता था कि मानवता के ऊपर सबसे बड़ा संकट आ चुका है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई नई योजनाएं बनाई जा रही थी, नई नई योजनाएं बनाई जा रही थी, जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए, और देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी एक डबल इंजन की सरकार दे रही थी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए खूब प्रचार कर रहे हैं। शिमला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माल रोड पर निकाले गए जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि ये चुनाव हिमाचल प्रदेश के विकास और तरक्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस बार उत्तराखंड की जनता ने भ्रांतियों को तोड़ते हुए फिर से बीजेपी की सरकार बनाई। जनता ने परिपाटी को तोड़ने का काम किया। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमाएं भले ही बटी हुई हैं, लेकिन दिल मिले हुए हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर फिर से कमल खिलने वाला है और डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सीएम धामी ने आगे कहा कि पहले वैश्विक मंचों पर भारत की कोई नहीं सुनता था, लेकिन आज का भारत समृद्ध और शक्तिशाली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में संस्कृति का संरक्षण हो रहा है। भव्य और दिव्य केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो रहा है। पीएम हिमालयी राज्यों की बहुत चिंता करते हैं। उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण हुआ है। धर्म, संस्कृति और योग का विस्तार हो रहा है। हम लोग सैनिक परिवार के लोग हैं। मैं एक सैनिक का पुत्र हूं। मैंने देखा था सेना में क्या होता था। सेना में जो सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए हमारे सैनिक 24 घंटे अपने आप को लगाए हुए थे। अगर कोई गोली दुश्मन की तरफ से आती थी, सीमा पार से आती थी, आतंकवादियों की गोली आती थी, जिहादियों की गोली आती थी, तो उनको पूछना पड़ता था कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। भाइयों बहनों, गोली आती थी। कई बार हमारे दुश्मन की गोली से हमारे देश के जवान शहीद हो जाते थे, उनके प्राण चले जाते थे, लेकिन जवाब नहीं आता था, महीनों बीत जाते थे। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब जवाब नहीं मांगना पड़ता है। गोली आती है तो उसका जवाब गोली से दिया जाता है। ये नया भारत है। अभी आप लोगों ने देखा होगा गलवान घाटी में क्या हुआ। 1962 की लड़ाई हुई। हमारी सेना हमेशा दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से रही है। हमारी सेना का इतिहास शौर्य और पराक्रम का रहा है। लेकिन नेतृत्व अगर अच्छा ना हो, नेतृत्व अगर राष्ट्रवादी न हो, नेतृत्व के अंदर अगर दूरदर्शी सोच न हो, नेतृत्व अपने लोगों को आगे न बढ़ा सकता हो, उनका मनोबल न बढ़ा सकता हो, तो मन में हमेशा संदेह रहता था। लेकिन भाइयों बहनों, इस बार इस संदेह को भी हमेशा से मिटाने का काम जहां हमारे उन गलवान में 20 शहीद हुए सैनिकों ने किया, वहीं हमारे देश के नेतृत्व के रूप में मोदी जी ने भी किया, जो सियाचिन के अंदर जाकर जो है देश को ही नहीं पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया। आज कोई होली होती है, दिवाली होती है, कोई उनका जन्मदिन होता है, तो प्रधानमंत्री निवास में नहीं मनाते। मैंने देखा अभी कि प्रधानमंत्री जी हमारे केदारनाथ जी में आए, बद्रीनाथ जी में आए, फिर सीमांत क्षेत्र माणा में आए, जो भारत का सीमांत गांव है। और उस गांव में मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष कहा कि प्रधानमंत्री जी, लोग कहते हैं कि ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव है, और मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने अनुरोध किया कि ये माणा गांव, मैं इसको भारत का अंतिम गांव नहीं मानता हूं, मैं भारत का इसे पहला गांव मानता हूं। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब सीमांत पर जितने भी गांव हैं, वो सारे के सारे गांव पहले गांव के रूप में जाने जाएंगे, पहले गांव के रूप में माने जाएंगे। और वहां से जब मैंने उनसे पूछा कि आपका अगले दिन का कार्यक्रम क्या है, तो बोले यहां से मैं सीधे अयोध्या जाऊंगा
जहां दीपावली पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है, और उसके बाद अगले दिन दीपावली के दिन मैं कारगिल में जाऊंगा, सैनिकों के बीच में जाऊंगा। भाइयों बहनों, आप सोचिए कि लगातार उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं देश की सीमाओं पर होते हैं, देश के सैनिकों के बीच में होते हैं, इसलिए सेना का मनोबल बढ़ा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं। मैं अगर उनके बारे में बोलूं तो अनेकों योजनाएं जो उन्होंने देश को दी हैं, हर घर से नल दिया है, हर किसी को शौचालय दिया है, गैस दिया है, और अभी कोरोना महामारी में ऐसे समय में जहां उन्होंने नेतृत्व क्षमता के कारण से पूरे देश को व्यवस्थित करने का काम किया, वहीं एक साल के अंदर ही कोरोना की 2 वैक्सीन लाने का काम भी किया। एक नहीं, 2 वैक्सीन। अगर हम सबको वैक्सीन न लगी होती तो आज क्या हाल होता। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चुनावी शंखनाद के बीच जनसभाओं और रैलियों का दौर जारी है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर देश के पहले मतदाता दिवंगत श्याम शरण नेगी को श्रद्धांजलि देने किन्नौर के कल्पा उनके घर पहुंचे और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि श्याम शरण नेगी ने दुनिया को अलविदा करने से पहले इस उम्र में भी पहले अपना मतदाता धर्म निभाया और सबसे पहले वोट दी। उन्होंने सबको मतदान के लिए प्रेरित किया। वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। आपको बता दें कि श्याम शरण नेगी का 5 नवंबर को उनके घर पर 106 साल की आयु में निधन हो गया था। उन्होंने 34वीं बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। आजाद भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी जी आज हमारे बीच में नहीं है। हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं और मैं श्रद्धांजलि देता हूं उनको, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। और श्याम शरण नेगी जी आजाद भारत के पहले मतदाता इसलिए क्योंकि 1951 में जब पहला वोट डालने की बात आई, क्योंकि बाकी राज्यों में बाद में वोट पड़े थे, जो बताया गया है कि 25 अक्टूबर को यहाँ हिमाचल प्रदेश में यहाँ वोट डालने की बात पहले इसलिए आई क्योंकि यहाँ बर्फ पड़ जाती है, स्नो बाउंड एरिया है। तो यहाँ सबसे पहले मतदान केंद्र पे पहुंच करके पहला मतदान उन्होंने किया था। और उसके बाद पहले मतदाता के नाते जब भी चुनाव होता था, चाहे वो पंचायत का चुनाव होता था, चाहे वो विधानसभा का होता था, चाहे लोकसभा का, हमेशा ही उन्होंने लोगों को प्रेरित किया मतदान करने के लिए और स्वयं भी मतदान करने के लिए हमेशा जाते थे। और पहले अध्यापक, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी उन्होंने काम किया, उसके बाद फिर अध्यापक का कार्य किया। और ऐसे करते हुए जब चुनाव का दौर आता था तो हमेशा खबर पहले पेज पर कि हिमाचल के पहले, देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी जी ने वोट डाला, उनका फोटो हमेशा आता था। और इलेक्शन कमीशन की ओर से वो ब्रांड एम्बेसडर भी थे। और 106 वर्ष की आयु पूरा करने पर उनका देहांत हुआ। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए दुख का विषय है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जो चुनाव के लिए, मतदान के लिए जिस प्रकार से उन्होंने प्रेरित किया लोगों को, मतदाताओं को, पूरे देश भर के लिए, पूरे प्रदेश भर के, इस उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सुबह 5 बजे रायपुर में महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में स्नान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हटकेश्वर महादेव के दर्शन किए। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा मेला की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा का निर्वहन किया जाता है। पूर्णिमा मेले के मौके पर यहाँ आसपास के सभी गांव के लोग आते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के गांव शहरों की परंपरा का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि कार्तिक माह में सुबह का स्नान और शिवजी पर जल चढ़ाने की परंपरा रही है। आज से गांव के घाटों में मेले का आयोजन शुरू हो जाता है। सीएम ने आगे कहा कि आज प्रकाश पर्व का भी शुभ दिन है। गुरु नानक जी की जयंती है, जिनका छत्तीसगढ़ से पुराना नाता रहा है। उनके जुड़ाव के स्थल महासमुंद जिले के गढ़फुलझर को हमने पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले साल खारून नदी के घाट के पास विकास की घोषणा की गई थी। अब बजट में प्रावधान के साथ घाट के विकास का काम
शुरू हो जाएगा। हमारे प्रदेश में किसान भाई धान कुटाई की शुरुआत कर चुके हैं। तो भूपेश बघेल की बातों को आपने सुना। मिस्टर चीफ मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।